चलिए आगे चलते हैं। एसएससी, चलिए एसएससी की डेफिनेशन देख लेते हैं। सेक्शन 2 सबसेक्शन 7। एक बात बताई थी बेटा कल कि जो हमारा सेक्शन 2 है उसमें डेफिनेशंस हैं जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है। आपको सेक्शंस याद नहीं करने हैं, आप चाहो तो मैं आपको दिखा दूंगा किसी क्लास में किस तरीके से ये अल्फाबेटिक ऑर्डर में है सेक्शन 2 में डेफिनेशन, या किसी भी सेक्शन में जो भी अगर डेफिनेशन का आएगा। तो हमें देखना है बेटा व्हाट इज एन एसएससी। ठीक, देखिए छोटी सी चीज है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, समझना बस इसलिए जरूरी है कि अगर डेफिनेशन में पूछ लिया क्या क्या इंक्लूड होता है तो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए एक छोटी सी जनरल सी बात है। इनकम टैक्स एक्ट में जो लोग इनकम टैक्स पे करेंगे दे विल बी टर्म्ड एज एसएससी, दे विल बी टर्म्ड एज एसएससी। ठीक है, ये जनरल सी बात हो गई। ठीक, अब देखिए क्या होता है। एक नॉर्मल सी चीज बताता हूं मैं आपको, छोटी सी एक अपने माइंड में पिक्चर ड्रॉ कीजिए। ठीक है, जो मैं बोलूंगा उसकी भी एक पिक्चर ड्रॉ करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, पहले कोशिश करते हैं समझने की, 2-3 बार चाहे रिपीट करना पड़े कोई दिक्कत नहीं है। राइट, इनकम टैक्स आपने पे किया, आपने एक वर्ड अपने घरों में सुना होगा इनकम टैक्स रिटर्न, उसी के साथ पे होता है। अब डिपार्टमेंट को लगता है कि आपने कोई इनकम कंसील्ड की है। ठीक है, तो डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेजता है। कई तरह के होते हैं, आगे देखेंगे रिटर्न ऑफ इनकम वाले में थोड़ा बहुत असेसमेंट का पोर्शन होता है, नहीं भी होगा तो बता देंगे। तो डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेजता है कि भाई आपकी ये हमें इनकम वेरीफाई करवा दीजिए, उसे कहते हैं असेसमेंट करना। एक तो होता है आपका सेल्फ असेसमेंट, उसके लिए भी सेक्शन है, कोर्स में नहीं है तो नहीं बात करेंगे उसके बारे में। वो सेल्फ असेसमेंट होता है जिसमें आप अपनी इनकम कैलकुलेट करते हैं और टैक्स दे देते हैं। ठीक है, एक केस होता है डिपार्टमेंट आपकी इनकम खुद एसेस, डिपार्टमेंट आपकी इनकम एसेस कर रहा है, डिपार्टमेंट खुद आपकी इनकम एसेस कर रहा है, उसे कहते हैं असेसमेंट करना, असेसमेंट कहलाता है वो। और उसको कहते हैं बेटा, आपने सुना होगा प्रोसीडिंग्स वर्ड, तो उसको कहते हैं कि प्रोसीडिंग्स इनिशिएट की गई। तो असेसमेंट इज प्रोसीडिंग्स, जैसे जुडिशियल प्रोसीडिंग्स सुना होगा आपने, तो प्रोसीडिंग्स स्टार्ट की गई। ठीक है, एक तो ये हो गया केस। एक केस क्या बनता है, आपकी इनकम है, आप उस पर टैक्स दे रहे हैं, नो डाउट डायरेक्ट टैक्स, स्टिल mark my words, still one of your brother who is residing outside India, for whose accounts or estate you are responsible in India taking care of here, गवर्नमेंट कहती है कि इस पे भी टैक्स आप भरो। ठीक है, अब बताइए वो टैक्स तुम्हारे आपके भाई का who is living outside India, जो इंडिया से बाहर रहता है विदेश में, ठीक नहीं, अंग्रेजो नहीं है, फिरंगी नहीं है इंडियन ही, बट ही इज जस्ट रिसाइडिंग आउटसाइड। ठीक है, उसकी इनकम पे टैक्स आप दे रहे हो इंडिया में, वाई? फिर ये इनडायरेक्ट टैक्स नहीं हो जाएगा? जी नहीं, इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं डीम्ड एसएससी, सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 क्लॉज बी। ठीक, अभी बताऊंगा मैं आपको सेक्शन 2(7) का पूरा
क्या उसमें स्थिति है अंदर, पहले इसको देख लेते हैं। ठीक, इसके बाद डीम्ड एसएससी मान लिया। अब ये कहता है, मान लीजिए मुकेश अंबानी जी के फादर धीरूभाई अंबानी जी एक्सपायर हो गए, उसके बाद में कोई ऐसी प्रोसीडिंग्स थी, इनकम टैक्स की कुछ ऐसी लायबिलिटीज थी, दैट डिपार्टमेंट कुडंट असेस एट द टाइम ऑफ ओरिजिनल असेसमेंट। डिपार्टमेंट ने कहा मुकेश अंबानी जी से और अनिल अंबानी जी से कि भाई इस पर टैक्स आप दीजिए। ठीक, क्यों? क्योंकि जब सारी एसेट्स उसकी ट्रांसफर हुई धीरूभाई अंबानी जी की मुकेश अंबानी जी के पास, तो उनकी लायबिलिटीज भी तो ट्रांसफर होंगी बेटा। अब धीरूभाई अंबानी जी के रिप्रेजेंटेटिव के केस में मुकेश अंबानी जी असेसमेंट करा रहे हैं, इसे कहते हैं बेटा रिप्रेजेंटेटिव एसएससी। ठीक है, जब आप किसी और को रिप्रेजेंट कर रहे हो। एक और कंसेप्ट आता है बेटा, एक कॉन्सेप्ट आगे आएगा, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, टीडीएस। देखो इंपॉर्टेंट क्या, मैं आपको एक बात बताता हूं, डेफिनेशन ठीक से समझ लें तो 20 से 30% माइंड हमारा उधर इंडल्ज हो जाता है। एटलीस्ट अब हमें ये करना है, हमें ये तो पता चले कि हम कर किसके लिए रहे हैं। आप ऐसे समझो, डिफरेंट सब्जेक्ट डिफरेंट कॉन्सेप्ट। ठीक है, चलिए रिप्रेजेंटेटिव एसएससी के बाद हमने एक बताई टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। ठीक, अब इसमें बुक में हमने लिख दिया है, बट सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 क्लॉज सी क्लियरली स्टेट्स कि अगर कोई एसएससी इन डिफॉल्ट है, ठीक है, तो वो भी एसएससी है। इसके एग्जांपल्स टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, टीडीएस काटना था नहीं काटा, काट लिया जमा नहीं करा, दैट इज ऑल्सो डिफॉल्ट। लेट डिपॉजिट किया, तो जब तक डिपॉजिट नहीं किया तब तक वो डिफॉल्ट कंटिन्यूड है। एडवांस टैक्स जमा नहीं करा, यू आर एन एसएससी इन डिफॉल्ट। डिफरेंट डिफरेंट लायबिलिटीज भी हैं, कहीं इंटरेस्ट कहीं पेनल्टीज, दैट वी विल सी कहां पे क्या है, जो आएगा उसको पढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए एक एक इसकी रीडिंग कर लें। चलिए रीडिंग कहती है, एनी पर्सन बाय whom any tax or some money is payable, that is an SSE under this act. Yes, of course. Tax payable, every person who is liable to pay tax or any other sum, whether or not proceedings have been initiated against him. कौन एसएससी है? देखो, पे टैक्स और एनी अदर सम का मतलब क्या है? हैं? एनी अदर सम का मतलब है बेटा, आप इंटरेस्ट भी आप पे ड्यू हो सकता है, पेनल्टी भी हो सकती है। ठीक, वेदर और नॉट प्रोसीडिंग्स हैव बीन इनिशिएटेड मतलब आपके ऊपर प्रोसीडिंग्स, आपके ऊपर कोई कार्यवाही डिपार्टमेंट ने इश्यू करी या नहीं करी। आप अगर लायबल हैं तो आप एसएससी हैं। थर्ड केस, प्रोसीडिंग स्टार्टेड। प्रोसीडिंग स्टार्टेड में बेटा जो असेसमेंट बताया था, प्रोसीडिंग्स मे बी फॉर असेसमेंट ऑफ ओन इनकम और लॉस। इसका चलो मैं बता देता हूं थोड़ा सा, यहीं पे कॉन्सेप्ट समझना है। यहाँ पे असेसमेंट ऑफ ओन इनकम। ठीक, मान लीजिए आपने अपनी आईटीआर फाइल करी, आपने उसमें कहा कि मेरी इनकम 1 लाख रुपए है। डिपार्टमेंट ने आपका असेसमेंट किया, यानी कि आपको नोटिस भेजा, आपको बुलाया और आपको बताया कि आपके बुक्स के हिसाब से आपकी इनकम में 1 लाख नहीं 1.5 लाख रुपए, 50,000 रुपए पे आपको टैक्स और देना है।
बेसिक एग्जामिशन लिमिट के अंडर में, आई नो, बट आप एग्जाम्पल लेके चलिए बस कि आपकी इनकम 1 लाख नहीं, आपकी इनकम 1.5 लाख है आपकी बुक्स के हिसाब से, तो 50,000 की जो इनकम बढ़ी, आपने तो बोला मेरी इनकम 1 लाख है, डिपार्टमेंट ने बोला 1.5 लाख है, तो जो 50,000 का बढ़ा आपके ऊपर इनकम का बोझ, जिसकी वजह से बढ़ा आपके ऊपर टैक्स का बोझ, इनकम तो अच्छी लगती है, टैक्स बोझ बन जाता है उस पर, वो क्लियर हो जाएगा आपको कि भाई इनकम बढ़ी है तो टैक्स देना ही देना है। आपको इनकम बढ़ रही है लेकिन आपको टैक्स लॉस तो फिर हो रहा है कि आपको टैक्स देना पड़ रहा है, ये तो क्लियर है। अब बताइए, अगर आपको 1 लाख का लॉस है और डिपार्टमेंट आ गया कि भाई लाओ जरा दिखाओ अपनी किताब कैसे आपके यहाँ लॉस है, और देख के बोला अरे आपको लॉस कहाँ है, आपको तो 50,000 का लॉस है, 1 लाख का कहाँ है। तो अगर आपका लॉस 1 लाख से 50,000 रह गया तो वो भी तो आपका नुकसान ही है। ऐसा होता है, एक आगे हम पढ़ेंगे कि हम हमारे लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। लॉसेस कैरी फॉरवर्ड केसेस में होता है बेटा कि हमारे इस साल का लॉस अगले साल के प्रॉफिट में से एडजस्ट कर लेंगे, जिससे हमारी टैक्स लायबिलिटी कम हो जाएगी। आगे पढ़ेंगे सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस में, ठीक है, ठीक चैप्टर है, इंटरेस्टिंग। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आता है लॉस कम करने से, तब इसको दूसरे नजरिए से देखिए। आपने तो कहा कि मेरा 1 लाख का लॉस है, डिपार्टमेंट ने आपको नोटिस भेजा, आपका कार्रवाई करी और आपके ऊपर उसने बोला कि नहीं 1 लाख का प्रॉफिट है, आपको लॉस नहीं है, आप गलत बोल रहे हो। तो कहा आप तो कह रहे थे कि भाई 1 लाख मुझे कोई टैक्स नहीं देना, और अब आप पता चला कि अब तो अरे अब तो 1 लाख का टैक्स देना है, सीधे सीधे 1 लाख की टैक्स लायबिलिटी बढ़ गई 1 लाख रुपए के ऊपर। दैट इज व्हाट प्रोसीडिंग्स मीन्स। तो प्रोसीडिंग्स मीन कोई भी असेसमेंट। रिफंड्स यहाँ पे लिखा हुआ है कि रिफंड कम होता है, एफपीटी का मतलब होता है फ्रिंजी बेनिफिट टैक्सेस, दीज हैव बीन रिमूव्ड। डीम्ड एसएससी, आपके भाई वाला केस, भाई बाहर है आप यहाँ, डीम्ड एसएससी। रिप्रेजेंटेटिव एसएससी, इस पे बेटा ये और लिख लो, इट इज कवर्ड अंडर सेक्शन 159। सेक्शन 159 में रिप्रेजेंटेटिव एसएससी की डेफिनेशन भी दी हुई है, ठीक है, लिख लीजिए, आगे आएगा जब देखेंगे, फिलहाल बस इतना ही लिख लीजिए। चलिए, इंडिविजुअल की डेफिनेशन, चलिए इंडिविजुअल की डेफिनेशन के साथ साथ हम पर्सन्स की भी देख लेते हैं बेटा, ठीक है, उसमें इंडिविजुअल्स की बात करेंगे, नीचे आते हैं, ठीक। चले आगे। सेक्शन 2 सबसेक्शन 31, पर्सन की डेफिनेशन यहाँ है। पहले इसको थोड़ा सा अलग से देख लेते हैं इसमें है क्या क्या। पर्सन की जो डेफिनेशन है वो बताता है इट इंक्लूड्स इंडिविजुअल। देख देख लीजिए, बस अभी जो बता रहा हूं उसे पढ़ लीजिए। HUF, फर्म्स मतलब पार्टनरशिप फर्म्स, कंपनी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, लोकल अथॉरिटी, आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन, AGP। अभी सिर्फ मैंने नाम लिखे हैं, बताना शुरू कर रहा हूं, सुनिए ध्यान से। मिस्टर राम, ही इज एन इंडिविजुअल। तो इंडिविजुअल कहते हैं बेटा कोई भी आदमी, ह्यूमन बीइंग, कोई भी जीवित मनुष्य इंडिविजुअल उसको कहते हैं, ठीक है, इट्स क्लियर। हम आप वी आर इंडिविजुअल, अलग अलग, इंडिविजुअल मतलब अकेला।
मैं हूं, मेरे नाम से मैं कोई बिजनेस कर रहा हूं, दैट विल बी इंडिविजुअल। अब बात आती है HUF की, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। बेटा हमारे देश में आपने देखा होगा ज्वाइंट फैमिली का कॉन्सेप्ट होता है, तो हिंदूज लॉ ने ये बोला कि इफ यू हैव 1+1 मेंबर, फर्दर मोर मेंबर, दैट इज आपका बच्चा है, यानी कि जब आपका बच्चा एग्जिस्टेंस में आता है तो HUF क्रिएट करी जा सकती है। तो आप HUF मतलब समझो ज्वाइंट फैमिली, ठीक है। सिर्फ हिंदूज, जैन और सिख्स में होगी, मुस्लिम्स में नहीं होगी। ये तो एलिमेंट नहीं है, बट आप स्टेटस जान लो। इंडिविजुअल के बाद जो अगला कॉन्सेप्ट आता है वो HUF का आता है, बुक में थोड़ा सा लिख दिया है, देखेंगे, थोड़ा थोड़ा समझ लो फिर बुक से पढ़ेंगे। फर्म्स, ठीक, फर्म्स का मतलब होता है पार्टनरशिप फर्म्स। कंपनी मतलब प्राइवेट लिमिटेड, गवर्नमेंट कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, बहुत तरह की होती हैं। कंपनी एक्ट में पढ़ोगे बहुत सारी हैं, वहां पढ़ लेना। अब देखो बेटा, AOP, BOI, ठीक है। AOP का मतलब है एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स, और BOI का मतलब है बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। इन दोनों में फर्क क्या होता है बेटा? जो आप ये देख रहे हैं ऊपर, पार्टनरशिप फर्म आपको समझ में आता है जब दो या दो से अधिक लोग मिलकर कोई काम करते हैं। पार्टनरशिप फॉर्म होती है जब पार्टनरशिप एक्ट में रजिस्टर होती है। हाउएवर अंडर इनकम टैक्स आप एक 100 रुपए के स्टैम्प पेपर पे पार्टनरशिप डीड बनाइए, पैन अप्लाई कर दीजिए, आप इनकम टैक्स में एग्जिस्टेंस में आ गए। इनकम टैक्स विल असेस यू एज पार्टनरशिप फर्म। जनरल सा कॉन्सेप्ट है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस बता रहा हूं। कंपनी आपको पता है, बात कर रहे थे हम AOP की। AOP और BOI केस में एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स, इसमें जो पार्टनर्स होंगे एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स में होता है, पहले बॉडी ऑफ इंडिविजुअल सिखाता हूं आपको, इससे आपको समझेगी। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, इसमें क्या है बेटा, मान लो 4-5 लोग मिलकर कोई काम करते हैं, ठीक। उन्होंने एक बॉडी बनाई, 5 लोगों ने मिलके, पांचों के पांचों इंडिविजुअल, मैं, आप, आपके मित्र, आपके भाई, आपका बहन, 4-5 लोगों ने मिलकर एक बॉडी बनाई। जब इसमें सब लोग इंडिविजुअल्स हैं, यानी कि इंसान, ह्यूमन बीइंग, तभी से कहते हैं बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। और यदि उसी को हम बनाते वक्त हम 5 के बाद हमने छठा ऐड करा, मान लीजिए आपके पापा की HUF, अब जब इंडिविजुअल्स के साथ एक HUF जुड़ गई या फर्म जुड़ गई या कंपनी जुड़ गई, ठीक है, या लोकल अथॉरिटी, AGP, कुछ भी, मतलब पर्सन की डेफिनेशन में से अगर लोग 2 या 2 से अधिक लोग साथ में आकर कोई काम करते हैं, तब उसे कहते हैं एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स, ठीक। फिर देखिए यहां पे मैंने लिखा है इंडिविजुअल के साथ, बट इंडिविजुअल के साथ से मतलब ये जरूरी नहीं कि इंडिविजुअल्स में होना जरूरी है, ठीक है। अगर 2 पार्टनरशिप फर्म या 3 पार्टनरशिप फर्म मिलके एक नया कुछ एसोसिएशन करते हैं तो वो एसोसिएशन ऑफ पर्सन कहलाएगी। इसमें कोई इंडिविजुअल नहीं है, केवल कंपनीज है 3, या 4 पार्टनरशिप फर्म में आ गई, या 6 आ गई, या 2 आ गई, 2 या 2 से अधिक, है ना। इसको आप दूसरे तरीके से अगर आप समझना चाहें तो आप ऐसे समझिए, पार्टनरशिप फर्म्स का एग्जिस्टेंस है पार्टनरशिप एक्ट से,
बट एओपी बीओए का एग्जिस्टेंस किसी एक्ट के थ्रू तो नहीं आ रहा है। अब लोग बड़े चंट हैं, पता चलिए रजिस्टर कर के जी हम तो है ही नहीं, हम तो 4 आदमी ने मिलकर काम कर लिया, इसलिए ये बताने की जरूरत पड़ गई इनकम टैक्स को। सिर्फ इतनी सी बात है। लोकल अथॉरिटी, आपके शहर की म्यूनिसिपैलिटी, इट्स अ लोकल अथॉरिटी। ठीक, कोई भी ऐसी संस्था जो विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ अ सिटी काम करती है उन्हें लोकल अथॉरिटी कहा जाता है। एजेपी अभी बुक में भी देख लेंगे, वहां से और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बढ़ूंगा नहीं आगे जब तक क्लियर नहीं हो जाएगा। जब तक मुझे तसल्ली नहीं हो जाएगी कि आप लोग समझ गए तब तक मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। आपको समझ में चाहे एक बार में आ जाए। होशियार है आप, तेज बच्चे, बहुत तेज, बहुत बहुत तेज, सुपरफास्ट, फ्लैश आप ही हैं। खैर चलिए, बहुत हो गई। हाँ भाई, हम भी देखते हैं, हम क्यों नहीं देखेंगे। चलिए, एजेपी इज क्लियर। ओह सॉरी, एजेपी इज आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन। आप ऐसे समझिए जो ऊपर इनमें 6 कैटेगरी में से नहीं है वो बचा हुआ इसमें आ जाए। ठीक, चलिए बुक पे आते हैं। ठीक, अब आगे बुक पे इंडिविजुअल की डेफिनेशन देख रहे थे। रेफर्स टू नेचुरल ह्यूमन बीइंग, मेल फीमेल, माइनर और पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। दैट इज ओके, बट किसी और उसमें जाके माइनर की टैक्सेबिलिटी अलग मानी जाएगी। आगे है, आगे आएगा क्लबिंग ऑफ इनकम में, देख लेंगे। बट इंडिविजुअल ही नहीं कहेंगे, उससे कोरिलेट मत कर जाना, उससे कोरिलेट मत कर जाना। ठीक है, सो मेल फीमेल माइनर और अनसाउंड माइंड ये सब इंडिविजुअल होता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इनकम टैक्स से मान लिया सब इंडिविजुअल है, बट इनकी टैक्सेबिलिटी आगे बताई हुई है। तो ये मत मान लेना कि पागल आदमी पे भी टैक्स लगाती थी इनकम टैक्स, नहीं। पागल है, माइनर है, डेड है, टैक्सेबल सब है, इसी में कोई फर्क नहीं करा इनकम टैक्स ने। बड़ा ही फेयर एक्ट है। आप आदमी हैं, आप औरत हैं, आप माइनर हैं, आप बावले हैं, पागल हैं, मर चुके हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। एवरीबडी इज इक्वल एंड टैक्सेबल, इक्वल इन टर्म्स ऑफ टैक्सेबिलिटी। रेट्स में पता चल जाएगा थोड़ा बहुत डिफरेंस है तो, बट वो कंसर्न नहीं है। इंपॉर्टेंट इज वी शुड नो दैट एवरीबडी इज टैक्सेबल। जैसे अभी रिप्रेजेंटेटिव केस में बताया था ना कि फादर एक्सपायर हो गए, बच्चों से टैक्स वसूलते हैं इन द कैपेसिटी ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एसएससी, तो जो मर गया उससे भी टैक्स लिया जा रहा है। ऐसे ही है भैया। ठीक, जैसे सेकंड पॉइंट, इनकम ऑफ माइनर और पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ गार्डियन और मैनेजर। तो गार्डियन मतलब माइनर के केस में गार्डियन, पागल आदमी के केस में मैनेजर। नेक्स्ट पॉइंट आता है बेटा, इन केस ऑफ डिसीज पर्सन लीगल रिप्रेजेंटेटिव, रिप्रेजेंटेटिव एसएससी। ठीक है, सेक्शन 159 में डेफिनेशन है। 2 में बस बताया गया है डीम्ड एसएससी। तो डीम्ड एसएससी लिए बोलता है कि जहां कहीं भी इनकम टैक्स ने बोला डीम्ड एसएससी है तो वो डीम्ड एसएससी है, उसमें रिप्रेजेंटेटिव एसएससी भी है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, चलो पढ़ तो देता हूं, वैसे मैं आपको बता दूं बस बताने के लिए। एचयूएफ इज नॉट डिफाइंड अंडर आईटी एक्ट, ठीक है, हम भी मान रहे हैं, हमने भी बताया कि इनकम टैक्स एक्ट में नहीं है। हाउएवर इट इज ट्रीटेड एज सेपरेट एंटिटी अंडर इनकम टैक्स एक्ट, बिल्कुल। एचयूएफ बनाने का तरीका ही बता देता हूं। एचयूएफ बनाने के लिए आपने कुछ नहीं करना, आप बस एक पेन अप्लाई कर दो, पेन एप्लीकेशन इन फॉर्म 49 ए और 49 एल तक केस में भी देख लीजिएगा, प्रैक्टिकल में भी जाके कुछ सीखोगे, सब मैं ही बताऊंगा। खैर, आप पेन अप्लाई कर देते हो, आपकी उसी दिन एचयूएफ एक्सिस्टेंस में आ जाएगी, कोई बड़ी चीज नहीं, बस बन गई एचयूएफ। हिंदू लॉ के हिसाब से तो बहुत झमेले हैं, लेकिन हमें हिंदू लॉ पढ़ना ही नहीं है, पूरी आपके डिग्री पाने तक नहीं पढ़ना आपको। As per Hindu law, it consists of all males lineally ascended from a common ancestor and includes their wives and unmarried daughters। और हिंदू एक्ट में कुछ और भी बातें लिखी हुई हैं, बट वो हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है, इतना भी रेलेवेंट नहीं है, लेकिन पढ़ लेंगे तो शायद ध्यान रह जाए।
स्टेटस इन एचयूएफ इज रिसीव्ड बाय बर्थ एंड नॉट बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, बिल्कुल करेक्ट है। बच्चा पैदा हो गया फिर एचयूएफ का हिस्सा बन गया। अगर आपके फादर ने एक एचयूएफ बना रखी है, कल को आपके फादर आपके बच्चे के दादा बनेंगे, यानी कि आप फादर बनेंगे, आप मदर बनेंगी, नहीं फादर, मदर नहीं मदर तो बाहर हो जाती है शादी के बाद हिंदू फैमिली से, तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली से। आप फादर बनेंगे, आपका बच्चा होगा, उस दिन आपका बच्चा उस एचयूएफ का, जो आपके फादर या उनके भी एंसेस्टर ने शुरू कर रखी है, उसका हिस्सा बन जाएगा। Even a single male member can have HUF with effect from 6/9/2005। अब पूछता ही नहीं है फॉर्म में, कुछ मांगता भी नहीं है। Only co-partners have the right to partition। co-partners का मतलब है जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के मेंबर्स हैं वो। HUF may contain many members but only members within 4 degrees including कर्ता are called co-partners including daughters। 4 डिग्री का मतलब है टोटल 4 पीढ़ियां, आपके दादाजी, आपके फादर, आपके बच्चे, 4 पीढ़ियां। अब जब आपके बच्चों के बच्चे होंगे तो दादाजी जो आपके दादा हैं, जो आपके बच्चों के परबाबा हो जाएंगे, वो बाहर हो जाएंगे। 4 डिग्री तक लेके चलते हैं। जैन एंड सिख अनडिवाइडेड फैमिलीज वो भी एचयूएफ की तरह एसेट होती है। पढ़ना तो पड़ेगा ही, डेफिनेशन पढ़ने में तो कोई बुराई है ही नहीं। कंपनी अभी सब बताया पर्सन की डेफिनेशन में, तो देख लेते हैं कुछ अगर अलग आएगा उससे बता देंगे। वाइडर मीनिंग देन इन कंपनीज एक्ट एंड इंक्लूड्स इंडियन कंपनी, फॉरेन लॉज यानी बॉडी इनकॉर्पोरेटेड अंडर फॉरेन लॉज, इंस्टीट्यूशन एसोसिएशन डिक्लेयर्ड एज कंपनी बाय सीबीडीटी, मतलब कि डिक्लेयर्ड कंपनी। इंडियन कंपनी, फॉरेन कंपनी, ये जो बताया हुआ है बेटा, इंडियन कंपनी की डेफिनेशन दी हुई है जो इंडिया में रजिस्टर्ड है, यानी कि कंपनीज एक्ट 2013 और एनी एक्ट बिफोर सच एक्ट। 2013 से पहले 1956 था, अगर उसमें भी रजिस्टर्ड हो तो कंपनी हो। उससे पहले भी अगर कोई कंपनीज एक्ट था और आपकी कंपनी उसके तहत रजिस्टर्ड है तो वो कंपनी इंडियन कंपनी मानी जाएगी। ठीक। फर्म includes both registered and unregistered partnership firms and LLPs, limited liability partnership। लिख लो, LLP मतलब लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, लिख देता हूं, लिख लो अपना। वैसे तो जब आप जाओगे काम धंधा करने ये सब चीजें खूब देखने को मिलेंगी। LLP का मतलब है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। ठीक, थोड़ा सा बता देता हूं, वहां नहीं बताया था जानबूझ के, यहां बताता हूं। लिखा है इंक्लूड बोथ रजिस्टर्ड एंड अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म्स एंड LLPs। व्हाई? पहले LLPs के बारे में बात बता देता हूं। ये तो आपको पता ही होगा कि पार्टनरशिप फर्म की लायबिलिटी, पार्टनरशिप फर्म के केस में पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। पर्सनल लायबिलिटी भी आ जाती है अगर पार्टनरशिप फर्म की एसेट से पैसा नहीं निकलता है, व्हाटएवर। LLP का कॉन्सेप्ट आया 2008 में वाया लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। इसका फायदा इतना है कि LLP के केस में जो लायबिलिटी है पार्टनर्स की, दैट इज लिमिटेड अप टू देयर कंट्रीब्यूशन। ठीक, अप टू देयर कंट्रीब्यूशन मतलब जो उसमें पढ़ाई है फर्म में, पर्सनली जेब से नहीं देना कि भाई वहां से भी कंट्रीब्यूशन पूरा नहीं हो रहा तो कुछ है, ऐसा नहीं। ये फर्क है पार्टनरशिप फर्म और LLP का। ठीक है, अब बात करते हैं रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड की। तो देखिए LLP जो होती है, LLP को गवर्न करने की बॉडी होती है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, जो कंपनीज के ऊपर नजर रखती है, यानी कि उनको गवर्न करती है। तो LLP के यहाँ का रजिस्ट्रेशन और उसकी जो कंप्लायंसेस पार्ट है वो MCA देखता है। तो LLP विल ऑलवेज बी रजिस्टर्ड। ठीक है, अनरजिस्टर्ड LLP फॉर्म ही नहीं की जा सकती। ठीक, LLP रजिस्टर्ड
ही होगी, अनरजिस्टर्ड एलएलपी फॉर्म ही नहीं होगी, उसका कोई लीगल कॉन्स्टिट्यूएंट नहीं है, कोई लीगल वैलिडिटी नहीं है, तो उसका कोई अस्तित्व भी नहीं माना जाए। ठीक, वी शुड से देयर इज नो एक्सिस्टेंस। अब बात करते हैं पार्टनरशिप फर्म्स की। एलएलपी इज ऑल्सो पार्टनरशिप एक्ट फॉर्म्ड अंडर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 एंड पार्टनरशिप फर्म्स अदर देन एलएलपीज, यानी कि जिनकी अनलिमिटेड लायबिलिटी है, वो पार्टनरशिप फर्म्स बेटा रजिस्ट्रेशन अगर आप उनको करवाना चाहते हैं तो वो रजिस्टर आप करवा सकते हैं अंडर पार्टनरशिप एक्ट। वेरी ओल्ड, आपने पढ़ा होगा अपने फाउंडेशन। पार्टनरशिप एक्ट में आप रजिस्ट्रेशन अगर नहीं करवाते, स्टिल सच पार्टनरशिप कैन केम इनटू एग्जिस्टेंस अंडर इनकम टैक्स एक्ट। आपने अगर रजिस्टर नहीं करवाई, उसकी क्या नॉन कंप्लायंस की वजह से क्या इश्यूज हो सकते हैं, दैट इज नॉट अवर कंसर्न। हमारा कंसर्न इतना है कि अगर हमारी पार्टनरशिप फर्म है और वो पार्टनरशिप हमने रजिस्टर नहीं करवाई, सिर्फ एक डीड बनवाई, जो पार्टनरशिप डीड हमने वहां रजिस्टर नहीं करवाई जाकर इन द रेस्पेक्टिव ऑफिस, अगर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया और हमने पैन कार्ड अप्लाई कर दिया और हमारा पैन कार्ड बनकर आ जाएगा, उसके बाद से हमारी पार्टनरशिप फर्म इनकम टैक्स में तो एग्जिस्टेंस में आ जाएगी, क्योंकि इनकम टैक्स की सबसे बेसिक यूनिट आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, पैन नंबर। उसके एग्जिस्टेंस में आते ही नहीं, पार्टनरशिप फर्म एग्जिस्टेंस में तभी आ गई जब आपकी डीड बन गई। आप रजिस्टर करवाओ या मत करवाओ, इनकम टैक्स में पैन अप्लाई कर दिया तो आप इनकम टैक्स में भी आइडेंटिफाइड हो गए, बस ये फर्क है। लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है उसकी, एलएलपी में लिमिटेड होती है। रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड हो, फर्म फर्म मानी जाएगी। एलएलपी और पार्टनरशिप फर्म दोनों का असेसमेंट सेम तरीके से होगा। देखेंगे आगे, इनको एक जगह इसलिए डाला है कि अगर एलएलपी है तो पार्टनरशिप फर्म मानी जाएगी, उसका टैक्स फर्म की तरह ही होगा। सेम मीनिंग एज इन इंडियन पार्ट सॉरी सेम मीनिंग एज इन इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। क्लियर? minor admit to benefit of partnership will also treat it as partner, that is clear। चलो ठीक है। same tax treatment of general partnership in LLP अभी बताया। चलिए नेक्स्ट आते हैं AOP, two or more persons joining for a common purpose with intent to earn income but not forming a legal partnership, OAS code only for common purpose AOP। ओके, अब देखिए बेटा, जब सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 में बताया गया पर्सन्स की डेफिनेशन में से एक से ज्यादा पर्सन, यानी कि इंडिविजुअल हो, पार्टनरशिप फर्म हो, कंपनी हो, वट एवर बी द केस, HUF हो, वट एवर बी द केस, एक से ज्यादा लोग अगर, यानी कि एक से ज्यादा, दो या दो से अधिक लोग पर्सन्स की डेफिनेशन में 6 7 के साथ हैं, वो अगर साथ में आ जाते हैं तो उसे कहते हैं AOP। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स कहलाती है जब सिर्फ इंडिविजुअल उसके हिस्से होते हैं। रजिस्टर, इससे पार्टनरशिप में रजिस्टर नहीं करवाया तो फिर उसका जो एग्जिस्टेंस आता है वो आता है AOP और BOI की तरह। इसका एक एग्जाम्पल है कोहियर्स, मतलब धीरू भाई अंबानी जी खत्म हो गए, ये गॉट एक्सपायर्ड, तो उनके दोनों बेटे मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी उनके लीगल हियर्स हैं, so they both are body of individuals, BOI। ठीक, चलिए BOI भी बताया आपको, BOI taxed as a unit, that is okay। इनकम ऑलरेडी टैक्स है, BOI नॉट टैक्स अगेन द, ठीक है। ये आगे देखेंगे जब टैक्सेशन वाला पार्ट आएगा, अभी डेफिनेशन देखेंगे। लिख तो यही दिया, एडिटर साहब भी तो पूरे हैं। चलिए, लोकल अथॉरिटी, म्यूनिसिपल कमिटीज, म्यूनिसिपैलिटी, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, कोर्ट कमिश्नर एक्सेट्रा मस्ट बी लीगली इंटरेस्टेड, मतलब ये सब गवर्नमेंट एंटिटीज होती है। ठीक है, चलिए आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल, दैट इज जो ऊपर कवर नहीं हो रहे वो यहाँ कवर कर दो। ठीक है, ये तो हम समझ गए। चलिए एक छोटा सा एग्जाम्पल है,
क्वेश्चंस तो सच बताऊं मेरा तो कंसर्न रहता है कि क्लास में कुछ मत कराओ, क्वेश्चन तो हमेशा घर के लिए, तभी तो पता चलेगा, मुझे तो तभी पता चलेगा कि क्वेरीज अगर कम आ रही है तो मतलब समझ में आ गया है। क्वेरीज क्वेश्चन सॉल्व समझ नहीं आ रहा, आंसर मैच नहीं कर रहा, बहुत ज्यादा आ रहा है, तो कॉन्सेप्ट क्लियरिटी में कोई दिक्कत है, उस बच्चे को पकड़ लेंगे, नहीं मारेंगे पीटेंगे कुछ नहीं, उसे दोबारा समझाने की कोशिश करेंगे, डाउट है क्लियर करे जाएंगे। चलिए देख लेते हैं, एक दो एग्जाम्पल तो देख लेते हैं इसमें से। चलिए पहला, हम्म, एमसीडी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली क्या है? लोकल अथॉरिटी। एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, एचडीएफसी बैंक इज अ प्राइवेट बैंक, लिमिटेड इज पब्लिक कंपनी। वैसे कंपनी मानो आप तो सिर्फ, फिलहाल तो हमें बस स्टेटस ही तो जानना है, एज कंपनी करना है या एज क्या करना है, कंपनी है, ठीक है। मेन पर्पस है ये जानना ये हमारी क्या है, कंपनी है, ठीक है। मिस्टर टोनी स्टार, अच्छा टोनी स्टार आयरन मैन, एडिटर साहब बड़े भगत हैं मार्वल्स के। चलिए मिस्टर टोनी स्टार के देन इंडिविजुअल। टाटा केमिकल्स लिमिटेड अगेन इट्स अ कंपनी, कैसी? पब्लिक लिमिटेड कंपनी, पब्लिक कंपनी। ये तो पता ही होगा ना कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होगी जब जब उसके नाम में प्राइवेट लिमिटेड लग रहा है, पब्लिक लिमिटेड होगी जब खाली लिमिटेड लग रहा है। नहीं पता है कंपनी एक्ट में पढ़ लीजिएगा, फिलहाल बता दिया है। चलिए जॉइंट फैमिली ऑफ श्री अखंडानंद त्रिपाठी जी, अच्छा कालीन भैया, श्रीमती बीना त्रिपाठी जी, अच्छा मैडम, और देयर सन मुन्ना त्रिपाठी, मुन्ना भैया। एडिटर साहब तो बड़े ही भगत है, मिर्जापुर के भी तगड़ी पिक्चर देखते हैं, कोई बात नहीं आज बात करेंगे उनसे, अच्छे अच्छे नाम लेंगे। जॉइंट फैमिली, हिंदू फैमिली, तो इट इज एचयूएफ, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। बताइए ये आया लोकल अथॉरिटी। चलिए लोकल अथॉरिटी गलत, इट इज आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन, नॉट अ लोकल अथॉरिटी। लोकल अथॉरिटी जब एक ही सिटी में होती है दैट इज लोकल अथॉरिटी। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन इज पैन इंडिया, मीन्स पूरे इंडिया पे चलती है एक एसोसिएशन हु गवर्न्स मेडिकल प्रोफेशन। एक्स एंड वाई हुआ लीगल हियर्स ऑफ जेड, दो लोग, दोनों इंसान, जिंदा इंसान, लीगल हियर्स ऑफ जेड, जेड के वारिस, एक्स एंड वाई दो लड़के, तो मतलब एक से अधिक यानी दो या दो से अधिक बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। चलिए ये बताइए सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस ऑफ श्री अनिल कपूर, पिक्चर बहुत देखते हैं एडिटर साहब। चलिए सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में बेटा क्या आएगा? ये याद कर लो, 11th क्लास से पढ़ते भी आ रहे होगे आप, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस अपने अकाउंट्स में। सोल प्रोप्राइटरशिप का सोल, सोल मीन्स सिंगल, सिंगल मतलब इंडिविजुअल। लास्ट पार्टनरशिप बिजनेस ऑफ श्री गुड्डू एंड श्री बबलू, अच्छा गुड्डू भैया बबलू भैया आ गए, लिखा ही रहा है बेटा पार्टनरशिप बिजनेस, तो इट इज पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म है, अगर रजिस्टर्ड है एलएलपी एक्ट में तो एलएलपी है, अदरवाइज पार्टनरशिप फर्म में रजिस्टर्ड नहीं है तो एलएलपी एक्ट में। एलएलपी एक्ट में रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के पास, दे हैंडल इट, राइट। चलो आगे चलते हैं, सेक्शन 2 सब सेक्शन 32 सी, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन सी पढ़ा हुआ।
नहीं, मन तो मेरा है कि सब पढ़ा दूं, और सब पढ़ाने चला गया ना तो एक क्लास ही चाहिए कि 3.5-4 घंटे की, और उसमें भी कम से कम 120 लेक्चर चाहिए। मुझे तो इतने ही चाहिए। आप लोग हो सकता है कम में समझ जाए, होशियार बच्चे हो आप। चलिए, पर्सन हैविंग सब्सटैंशियल इंटरेस्ट इन द कंपनी। कंपनी के केस में बेटा वोटिंग पावर कितनी होती है? बेटा वोटिंग पावर तो 100% की होती है महाराज, गलत सोच रहे हो तुम। जिसके पास जितने शेयर्स हैं उसके पास उतने परसेंट की वोटिंग पावर है। ठीक, तो अगर किसी इंसान के पास 20% और मोर की वोटिंग पावर है, ठीक, किसी भी कंपनी में, तो वो कहलाएगा पर्सन हैविंग सब्सटैंशियल इंटरेस्ट इन द कंपनी। ठीक, अब एनी पर्सन विद द बेनिफिशियल ऑफ शेयर्स नॉट बीइंग शेयर्स एंटाइटल्ड टू अ फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड, यानी कि नॉट फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड पर प्रेफरेंस शेयर्स वाली बात आ जाती है, इक्विटी होनी चाहिए केवल। वेदर पार्टिसिपेटिंग इन प्रॉफिट और नॉट, पार्टिसिपेट प्रॉफिट में कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। कैरिंग एटलीस्ट 20% ऑफ टोटल वोटिंग पावर, कम से कम 20%, यानी 20% या उससे अधिक। चलिए और देखते हैं बेटा, बहुत जल्दी जल्दी दिखा देता हूं क्योंकि ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा इनको भी अगर लेके चलेंगे। एवरेज रेट ऑफ टैक्स। देखो बेटा, टैक्स में ना रेट्स बताए जाते हैं, ये होता है प्रोग्रेसिव। आपको याद हो पहली क्लास में बताया था कि इनकम टैक्स इज प्रोग्रेसिव इन नेचर, याद है? रिवीजन कर रहे होगे तो याद रहेगा, नहीं कर रहे हो तो मैं करवा दूंगा। करना तो पड़ेगा, पढ़ना तो पड़ेगा, इनकम टैक्स तो पढ़ना पड़ेगा। इंटरेस्ट इतना कर दूंगा कि पढ़ोगे, खुश होगे पढ़ोगे। चलो, हम कर रहे थे बेटा इनकम टैक्स इज प्रोग्रेसिव इन नेचर। प्रोग्रेसिव का मतलब कि अगर किसी आदमी की इनकम लेट से 1 करोड़ है, ये एग्जाम्पल है, रेट नहीं है, रेट आगे बता देंगे, एक्चुअली जो है चेंज हो जाते हैं कभी भी, नॉट एवरी ईयर, पर चेंज तो होते ही हैं। अब किसी इंसान की इनकम है मान लो 1 करोड़, ठीक है। अब मान लो उसको बोला इनकम टैक्स ने कि आप 50 लाख पे टैक्स दे दो 10% के रेट पे, यानी कि 5 लाख, और बाकी 50 लाख पे आप दे दो टैक्स हमें 20% के रेट पे, यानी कि 5 टू 10 लैक्स। बाकी 50 लैक्स पे भी 10%, और यहाँ पे भी 10%, यानी कि 1 करोड़ में 0 से 50 लाख तक हो गई इतनी, और 50 लाख 1 रुपए से और 1 करोड़ तक, यानी कि फिर 50 लाख उसका 20%, यानी कि 10 लाख। इस तरीके से होता है, ठीक है। इसीलिए इनकम टैक्स में एवरेज रेट की बात करी, एवरेज रेट ऑफ टैक्स, सेक्शन 2 सबसेक्शन 10, ए फॉर एप्पल, इसलिए ये पहले आ रहा पर्सन से। चलिए, एवरेज रेट ऑफ टैक्स इज अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स कैलकुलेटेड ऑन टोटल इनकम यूजिंग एप्लीकेबल स्लैब रेट। यहाँ पे हमने कितनी कैलकुलेट करी बेटा? टोटल टैक्स 15 लाख, ठीक। कितने का? 1 करोड़ का, यानी कि 100 लैक्स। लिख दूं बेटा, कभी 100 में कंफ्यूज हो जाओ, उसको परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते ही हैं। तो एवरेज रेट कैलकुलेट करा जाएगा टोटल टैक्स डिवाइड बाई टोटल इनकम, ठीक। टोटल टैक्स हमारा 15 लाख, इनकम 100 लैक्स, इट इज 0.15 मल्टीप्लाई बाय 100, ये आ जाएगा 15%। एवरेज रेट ऐसे कैलकुलेट होता है। ये आगे तो आ सकता है, ये आ सकता है, इसके बेसिस पे 2-2 नंबर के क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, ठीक है। क्योंकि कैसे पूछ सकता है इंस्टीट्यूट? इंस्टीट्यूट ने बोला कि आपने पीजीबीपी पे टैक्स दिया लेट्स से 3 रुपए, आपने कैपिटल गेन पे करा लेट्स से 12 रुपीज, ठीक। टोटल टैक्स आपने दिया 15, और बोला आपकी टोटल इनकम है 60,
तो आपका एवरेज रेट कितना हो गया पूछ सकता है, 2 नंबर में कोई वो नहीं है पूछने के लिए, कंफ्यूज करने के लिए कुछ भी कर सकता है। टैक्सेशन है डिफरेंट एस्पेक्ट्स, ऐसे पूछ सकता है। मैक्सिमम मार्जिनल रेट ऑफ टैक्स सेक्शन 29C, मैक्सिमम एमएमआर, इसे कहते हैं बेटा एमएमआर। मैक्सिमम मार्जिनल रेट का मतलब है हाईएस्ट रेट ऑफ इनकम टैक्स दैट हैज बीन अप्लाइड ऑन अ पर्सन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। किसी भी साल में जब किसी इंसान के ऊपर जो सबसे बड़ा टैक्स का रेट लगाया हुआ है, टैक्स रेट 10% भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, 40 भी हो सकता है, 42 भी हो सकता है, डिपेंड करता है, देखेंगे आगे। तो उसे कहते हैं एमएमआर। आगे जब आप एग्जाम्पल से समझेंगे इसको, मैं नहीं अभी नहीं करवाऊंगा, इसमें फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। चलिए इनकम पढ़ लेते हैं। 224 सेक्शन, सेक्शन के नंबर्स के लिए इतना टेंशन मत लीजिए, इंटर लेवल पे छोड़ो, इनकम टैक्स में तो फाइनल में भी नहीं सेक्शन की महत्वता, क्योंकि है इतने कॉम्प्लिकेटेड सेक्शंस। चलिए जनरल मीनिंग, इनकम इज पीरियडिकली मॉनिटरी रिटर्न रिसीव। देखो इनकम आपको पता है क्या होता है, मैं आप पढ़ दूंगा नो डाउट, बट आप लोग जानते हो इनकम का कंसर्न क्या है पढ़ने का, क्योंकि हमें इनकम पे ही टैक्स लगाना है। इनकम क्या होती है, वट एवर इज अर्नड इन अ पर्टिकुलर पीरियड। चलिए तो इनकम इज अ पीरियडिकल मॉनिटरी रिटर्न रिसीव्ड विद सम रेगुलरिटी, पीरियडिकल इनकम, बट नॉट ऑल रिसीव्ड आर टैक्सेबल। ठीक, अब सुनिए फटाफट, 2-3 ही पढ़ूंगा, ज्यादा नहीं पढ़ूंगा। प्रॉफिट एंड गेन्स इज अ इनकम, प्रॉफिट्स एंड गेन्स पीजीबीपी चैप्टर ही है पूरा। डिविडेंड, चलिए वैसे भी देखते हैं, आपको सोर्सेज भी तो बताई थी, प्रॉफिट एंड गेन्स पीजीबीपी। डिविडेंड टैक्सेबल, ठीक है, इनकम है, कहाँ पे, अदर सोर्सेस, ना सैलरी है, ना हाउस प्रॉपर्टी है, ना प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस प्रोफेशन है, ना कैपिटल गेन है, हाउस प्रॉपर्टी बता दिया, हाउस प्रॉपर्टी भी नहीं है, तो जब कुछ नहीं है तो आईयूएस, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, तो डिविडेंड इज दैट। ठीक, वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड बाय चैरिटेबल रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, ये अभी रहने दीजिए, फाइनल लेवल का। वॉलंटरी कंट्रीब्यूशंस किस हेड में है, डिपेंड करता है बेटा, जब टैक्स उस पर चैरिटेबल ट्रस्ट का हम वो पढ़ेंगे, टैक्सेशन ऑफ ट्रस्ट है नहीं इंटर में। वैल्यू ऑफ परक्यूजेट्स और प्रॉफिट्स इन लिeu ऑफ सैलरी टैक्सेबल अंडर हेड सैलरी। स्पेशल अलाउंस अदर देन अबव बेनिफिट अबव परक्यूजेट्स, स्पेशल अलाउंस कोई भी अलाउंस सैलरी के साथ, अलाउंस सैलरी एम्प्लॉयर देता है, कोई भी अलाउंस हो टैक्सेबल अंडर हेड सैलरी। अलाउंस टू मीट पर्सनल एक्सपेंडिचर कॉस्ट ऑफ लिविंग, अलाउंस टैक्सेबल अंडर सैलरी। ये देखिए 224(4), बेनिफिट ऑफ परक्यूजेट ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ कंपनी बाय ए डायरेक्टर पर्सन विद सब्सटैंशियल इंटरेस्ट और देयर रिलेटिव। अगर कोई ऐसा बेनिफिट लिया है तो फिर इसमें कंडीशंस होती है, तो आप इसे फिलहाल आईयूएस मानिए, ये कंडीशनल है ना। परक्विजिट्स बेनिफिट्स ऑब्टेन्ड बाय रिप्रेजेंटेटिव एसएससी और बेनिफिशियरी, तो जो रिप्रेजेंटेटिव एसएससी ने इनकम ली दैट इज आल्सो इनकम, इट डिपेंड्स उससे कैसी इनकम ली है। ठीक है, उसने अगर रेंट लिया है तो हम, मेरा कोई रिप्रेजेंटेटिव एसएससी है नहीं, मेरा नहीं यार, रिप्रेजेंटेटिव मरने के बाद होता। तो मुकेश अंबानी जी, सॉरी मुकेश अंबानी जी के फादर धीरू भाई अंबानी जी, उनके उनकी कोई रेंटल इनकम उनको मिली जिसे वो टैक्स नहीं दे पाए, बाद में उनके मुकेश अंबानी से मांग रहे हैं, तो वो उनके लिए रेंटल इनकम, तो इनके लिए भी रेंटल इनकम है। ठीक, मतलब वो तो एक्सपायर हो गए, तब एसएल से नहीं हुई, आज इनके लिए टैक्सेबल कर रहे हैं, तो वहां तो है ही। लेकिन अगर इन रिप्रेजेंटेटिव एसएससी है किसी ऐसे आदमी के जिसने रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट कर दिया अंडर सेक्शन 159, तो उसमें जिस नेचर की इनकम ओरिजिनल इंसान की है, टू हुम अ पर्सन इज रिप्रेजेंटिंग, उसी नेचर की इनकम रिप्रेजेंट जो, तो जिस नेचर में रिप्रेजेंटेटिव एसएससी ने रिसीव करी है उसी का भी नेचर वही माना जाएगा। ठीक,
चलिए, प्रॉफिट एंड गेन प्रॉफिट सेक्शन 28 बेटा, ये तो पीजीबीपी का चार्जिंग सेक्शन ही है। चलिए अब बाकी आप पढ़ लीजिएगा। बेरिंग फ्रॉम लॉटरी से मैंने क्लास में बताया था कि ये सब अदर सोर्स होते हैं। ठीक है, कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड बाय एम्प्लॉयर टू पीएफ, एसएएफ और ईएसआई। कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड बाय एम्प्लॉयर, ये गलत लिखा है, नहीं ठीक लिखा है। कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड बाय एम्प्लॉयर इज पीजीबीपी, एम्प्लॉयर है तो पीजीबीपी में तो आएगा। अमाउंट रिसीव डिपेंड्स, आगे टैक्सेबिलिटी देखेंगे इसकी कहाँ पे पड़ेगी। कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी, कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी इंक्लूडिंग बोनस बेटा हम पीजीबीपी चैप्टर में पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। ऐसे ही 15 भी आपको आगे समझ में आएगा कहाँ पे टैक्सेबल कब होगा ये। कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी पीजीबीपी में आता है, इसकी टैक्सेबिलिटी पढ़ेंगे। चलिए और है, लंबी लिस्ट है। अब छोटा सा एक टॉपिक देखते हैं, कैपिटल रिसीप्ट, रेवेन्यू रिसीप्ट। अब फटाफट फटाफट निपटाओ इस चैप्टर को, खत्म कर देते हैं क्योंकि अब कुछ ऐसा बच नहीं रहा इसमें। कैपिटल रिसीप्ट और रेवेन्यू रिसीप्ट, दो तरह की रिसीप्ट होती हैं बेटा। रेवेन्यू रिसीप्ट होती है रिकरिंग नेचर की, और दैट और हुज बेनिफिट हैज बीन यूटिलाइज्ड इन 1 ईयर, तो उन्हें रेवेन्यू रिसीप्ट बोल देते हैं। कैपिटल रिसीप्ट्स तो कैपिटल एसेट से जनरेट होती है। ठीक, फिक्स कैपिटल से देखो, रिसीप्ट रेफरेबल टू फिक्स कैपिटल। ठीक है, मेन चीज क्या आती है? मेन चीज आती है कि रेवेन्यू रिसीप्ट्स आर ऑलवेज टैक्सेबल, उन पे हमेशा इनकम टैक्स लगेगा। जबकि जो कैपिटल रिसीप्ट्स होती हैं बेटा, ये सर्कमस्टेंशियल होती है, जरूरी नहीं कि ये ऑलवेज टैक्सेबल है। समटाइम्स दीज बिकम एग्जेम्प्ट। तो देखो इसमें लिखा है बुक में, नॉट टैक्सेबल अनलेस एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड। ये बात करता है बेटा कैपिटल गेन की। वहां पे कैपिटल एसेट होती है, उनसे सामान बेचा है, खरीदा, दैट बिकम्स कैपिटल रिसीप्ट, स्टिल टैक्सेबल। चलिए, हाउ टू डिटरमाइन इफ द इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज विद इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। चलो मतलब बिजनेस समझ लो रेवेन्यू है, और उससे बाहर है तो कैपिटल। So if the income generating activity is outside the normal course of business of the SSC, even if connected to business, it is treated as capital receipt. अब ये डिपेंड करता है। ठीक, देखेंगे पीएबी पीजीबी पे आएगा आपको क्यों यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ, आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस इवन इफ कनेक्टेड टू बिजनेस। चलो एक एग्जांपल दे देता हूँ। मेन चीज है हमारा बिजनेस है, मान लीजिए मसाले का, हम मसाले खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, लेकिन बिटवीन तो कोई फिक्स है। मान लीजिए मेरे पास एक कार है, मैंने इन बिटवीन कार बेच दी, तो दैट इज कैपिटल रिसीट। टैक्सेबिलिटी देखेंगे भाई, जरूरी नहीं है कैपिटल गेन नहीं हो, पीजीपीपी में भी एक दो जगह है, आएगा जब बताऊंगा। ठीक, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय अ बैंक एज इन्वेस्टमेंट, कैपिटल रिसीट। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ शेयर्स एंड सिक्योरिटीज हेल्ड बाय अ स्टॉक ब्रोकर एज स्टॉक इन ट्रेड, मतलब स्टॉक है तो रेवेन्यू है, अदर देन स्टॉक की जो है कैपिटल एसेट है तो कैपिटल रिसीट है। If the profits arising from transaction outside the normative window they are connected with the business, the tax would depend on the, अच्छा ये मैंने आपको बताया ना कि टैक्सेबिलिटी तो हम तभी से पढ़ेंगे। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि भाई मेरा मसाले का काम है, खरीद बेच कर रहा हूँ, लेकिन मेरे पास एक कार भी है, मैंने ड्यूरिंग द ईयर वो भी बेच दी। हम पीजीबी पे पढ़ेंगे उसका टैक्सेबिलिटी क्या होगी। वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि टैक्सेबिलिटी वुड डिपेंड, यहाँ पे देखिए टैक्सेबिलिटी would depend upon whether the transactions amount to a trading activity in the hands of the SSC. ठीक, क्रक्स ऊपर भी बताया, रेवेन्यू इज ऑलवेज टैक्सेबल, कैपिटल रिसीप्ट्स आर सर्कमस्टेंशियल। यहाँ लिखा है नॉर्मली एक्सेम्प्ट, तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, बट इनकम टैक्स को आप जब पढ़ोगे तो यूल फाइंड इट कैपिटल रिसीट्स आर सर्कमस्टेंशियल, डिपेंड करता है। कैपिटल रिसीप्ट नॉर्मली एग्जाम्प्ट यहाँ पे इसलिए लिखा है क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि कैपिटल रिसीप्ट हमारे पास आए जो टैक्सेबल हो जाए। ठीक,
However, certain capital receipts that have been specifically included in the definition of income under section 2 subsection 24 are taxable. तो जो इनकम सेक्शन 2 सबसेक्शन 24 में इनकम की डेफिनेशन में ले चुके हैं वो तो हमेशा टैक्सेबल है, बाकी सर्कमस्टेंशियल है। ठीक, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पढ़ाऊं? पढ़ा देता हूं चलो। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंस्टॉलेशन ऑफ चार्जेस। बेटा आप एक्सपेंडिचर को भी ऐसे समझ लो, कैपिटल एक्सपेंडिचर आर दोज एक्सपेंडिचर्स whose benefit has been utilized over the periods more than one period of course, or revenue expenditure whose benefit has been utilized in the same year. Cost of acquisition same year or within 1 year. विद इन 1 ईयर मैं इसलिए बोल रहा हूँ, हो सकता है साल के बीच में खरीदे तो 1 साल मतलब 1 साल 6 महीने, साल 6 महीने अगले साल, विद इन 1 ईयर। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंस्टॉलेशन, ये तो सब आपको पता ही है, जब कोई एसेट खरीदते हैं उसके इंस्टॉलेशन चार्ज भी कैपिटलाइज करे जाते हैं। करंट एसेट खरीदते हैं रीसेल के लिए यानी कि स्टॉक, तो दैट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। पढ़ लेना है, डेफिनेशन के 2-3 पॉइंट है। हम आगे चलते हैं, हम लॉ देखेंगे, ये तो आप अपने अकाउंट्स में भी पढ़ ही रहे हैं कितने साल से, हमें लॉ देखना है। एप्लीकेशन ऑफ, ये भी आप पढ़ लीजिएगा, एप्लीकेशन ऑफ डाइवर्जन, थोड़ा सा अंतर है। एक एग्जांपल दे देता हूँ। एप्लीकेशन ऑफ इनकम का मतलब है वी हैव इनकर्ड सर्टेन एक्सपेंस, और डाइवर्जन ऑफ इनकम का मतलब है दैट आई हैव, इट्स मींस दैट डिस्ट्रीब्यूशन विलफुली। तो द डिफरेंस बिटवीन द टू इज कि जब एप्लीकेशन ऑफ इनकम होगा दैट विल बिकम एन एक्सपेंस, और जब आप उसे ऐसी बांट लो यारी दोस्ती में या परिवार में तो दैट इज डाइवर्जन ऑफ इनकम, उसका आपको एक्सपेंस टीचर क्लेम नहीं मिलेगा। एक एग्जांपल देता हूं, आपने 100 करोड़ रुपए के गुड्स बेच दिए, ठीक, लेट्स से कार्स, आप मारुति के डीलर हैं, 100-200 करोड़ के, वहां तो एक डीलर की भी सेल 100 करोड़ से सबके ऊपर ही है, अच्छी सेल है मारुति की, सुजुकी, यस, नेक्सा और एरेना, तो दे हैव गुड सेल, 100 करोड़ की गाड़ियां बेच दी, उससे जो पैसा आया बेचकर उससे उन्होंने कंपनी की फैक्ट्री की पेमेंट कर दी डीलर ने, तो दैट इज एप्लीकेशन ऑफ इनकम, दैट इज एप्लीकेशन। लेकिन लेट्स से आपने कोई रॉयल्टी रिसीव करी, ठीक, रॉयल्टी रिसीव करी आपने 10 लाख रुपए, उसमें से आपने 2.5 लाख रुपए अपने भाई को दे दिए, 2.5 लाख रुपए अपनी मम्मी को दे दिए, ठीक। या एक और एग्जांपल देता हूं, एक बुक लिखी आपने, उसमें आपके साथ 2 आपके फ्रेंड्स और को ऑथर्स हैं, जब 3 ऑथर्स हैं और आपने वो इनकम रिसीव कर ली, उसकी रॉयल्टी आई, वो आपके हैंड पे आ गई, आपके पास वो आई और वो आपने अपने बाकी 2 फ्रेंड्स को दे दी कि भाई 2-2 लाख रुपए की रॉयल्टी आपकी है, 6 लाख की रॉयल्टी आई, 2 लाख की आपकी, 2 लाख की मेरी, 2 लाख की इसकी, दैट इज डाइवर्जन ऑफ इनकम, ठीक। मतलब मैंने ही बोल दिया कि आप रॉयल्टी मुझे 2 लाख दे दो, 2 लाख उन दोनों को दे दो, दैट इज ऑल्सो डाइवर्जन अनडाउटेडली। चलिए अब आया लॉ, बीच में थोड़ी सी थ्योरी आ गई थी, पढ़ लेना, रीडिंग तो एक रीडिंग लगा लेना, चलो बस। इसके बाद हम आते हैं लॉ पे, कैश क्रेडिट्स। बेटा इस पे देखो एक वर्ड लिखा है अनडिस्क्लोज्ड सोर्स ऑफ इनकम, इनकम टैक्स इज वेरी हार्श ऑन सच सोर्सेस दैट हैज नॉट बीन डिस्क्लोज्ड, ठीक। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, मैं बता देता हूं उसमें होता क्या है। एक रेड आपने सुना होगा, इनकम टैक्स रेड, रेड मूवी भी है अजय देवगन की, रेड मारी जाती है, उसका प्रोसीजर बहुत लंबा है, फाइनल में देखेंगे अगर होगा तो, फिलहाल हमें जो इसमें पढ़ना है वो देखते हैं। कैश क्रेडिट सेक्शन 68, ठीक है, रेड मारी, मान लीजिए अजय देवगन जी आपके यहाँ पहुंचे, आपकी बुक्स खोली और उन्होंने देखा कि आपने कुछ पैसा अपनी बुक्स में क्रेडिट किया हुआ है, ठीक, वेदर इन बैंकिंग चैनल और इन कैश, दैट हैज नॉट बीन डिस्क्लोज टू द डिपार्टमेंट, और आपने उसका जवाब नहीं दे पाए कि ये पैसा कैसा है, यानी कि आप उसका नेचर और सोर्स नहीं बता पाए, ठीक, उसे कहते हैं बेटा अनएक्सपेंड कैश क्रेडिट।
So where any sum is found credited in the books of SSC, ठीक, and the SSC fails to offer any explanation about the nature and source, nature and source का explanation नहीं बता पा रहे, और the explanation offered is not satisfactory to the assessing officer, ठीक, तो वो पैसा उस साल जिस साल असेसिंग ऑफिसर को मिला or found to be credited in the books of accounts, such amount will be charged to tax in the year. Point 4. Then such sum shall be charged to income tax as the income of the SSC for the previous year in which the credit is found. बस इतनी सी बात है. जैसे कैश क्रेडिट की कोई हमारे पास कैश क्रेडिट मतलब हमारी कोई सम जो हमारी बुक्स में क्रेडिटेड था उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं है, ऐसे ही कोई अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट हमें मिलते हैं. अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट मिलते हैं, उनकी भी एक्सप्लेनेशन हम नहीं दे पाते हैं, बुक्स पे मिलती हैं. offered explanation is not satisfactory to the opinion of the AO, they will be charged to tax in the year in which such unexplained investments are found. Point first, investment not recorded in the books of account. Point 2, fails to offer explanation about nature source, same है. Third, explanation is not satisfactory to the opinion of the AO. Fourth, such investment shall be deemed to be the income of the SSC of the financial year in which such investment is made. ठीक. अनएक्सप्लेन्ड मनी, मनी के केस में बेटा कैश इन हैंड पाया हो, बुलियन, ज्वेलरी या कुछ भी वैल्यूएबल आर्टिकल, ठीक है, फिर हेरा फेरी वाली बंदूक भी, because they are antiques. So if in the financial year the SSC is found to be the owner of any money, bullion, jewelry or other valuable article and such asset is not recorded in the books of account, यानी कि बुक्स में नहीं है, पैसा पड़ा हुआ है, ज्वेलरी पड़ी हुई है, बुक्स में रिकॉर्ड नहीं है, और पूछे जाने पर उसकी सोर्स और एक्सप्लेनेशन अवेलेबल नहीं है, और है तो वो सेटिस्फैक्टरी नहीं है, तो वो भी उस साल की इनकम मान ली जाएगी. अनएक्सप्लेन्ड इनकम इज नॉट अलाउड एज डिडक्शन, इंपॉर्टेंट पॉइंट है. चलो इंपॉर्टेंट खैर आपके लेवल पर नहीं है बट याद कर लो. सच अनएक्सप्लेन्ड इनकम इज नॉट अलाउड एज ए डिडक्शन अंडर एनी हेड ऑफ द इनकम. आपको उसका कोई एक्सपेंडिचर बेनिफिट नहीं मिलेगा, ठीक. अभी देख लेंगे, चलिए नेक्स्ट क्लास में देखेंगे. अगर शुरू में मन करा समझाने का तो ही बताऊंगा, क्योंकि ये रेलेवेंट नहीं हो जाएगा आपके लिए और बहुत लंबा हो जाएगा. ओनरशिप इज एसेंशियल, मेयर possession is not sufficient. अजय देवगन साहब आए, मेरे यहाँ रेड मनी मेरे, चलो मेरे ही मारी रेड पढ़ना तो बड़ी लोग था, मेरे यहाँ पे रेड पड़ी, मेरे यहाँ पे जो बुक्स मिली, सॉरी जो कैश मिला, बुलियन मिली, ज्वेलरी मिली, मैंने कहा ये मेरा नहीं है, ये तो मैं अपने दोस्त से लेके आ रहा हूँ, उसी का. मेरे पास उस चीज का कोई प्रूफ, उनके पास कोई प्रूफ नहीं है कि मेरा है, सिर्फ पोजेशन है. बट आई एम ऑफरिंग द इनवॉइस कि भाई ये उनकी है प्रॉपर्टी, मैं तो यूज करने के लिए लेके आया था, तो वो मेरी नहीं मानी जाएगी. सो ओनरशिप इज एसेंशियल, मेयर पोजेशन इज नॉट सफिशिएंट. इफ द एसेसी इन पोजेशन बट नॉट द ओनर, देन द एक्चुअल ओनर विल बी क्वेश्चन्ड एंड असेस्ड. एक्चुअल ओनर यानी मेरा दोस्त से पूछा जाएगा. अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट नॉट फुल्ली डिस्क्लोज. बेटा जो एसएससी होता है ना, बड़ा चालाक होता है, बचने के नए नए तरीके ढूंढता है. इनकम टैक्स को एक एक बात लिखनी पड़ती है फाइनेंस मिनिस्टर साहब को, आजकल तो माता जी. इन्वेस्टमेंट फुल्ली नॉट डिस्क्लोज यानी अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट तो ठीक है बुक्स में थे, लेकिन डिस्क्लोज रखे पूरी तरह से नहीं, तो वो भी इनकम मान ली जाएंगे इस साल के. दे आर ऑल्सो अनडिस्क्लोज्ड इनकम. सेम लिख रहा है, पढ़ लेना. एग्जाम्पल लिख रहा है, ठीक है, सेल्फ रीड लिख लो इस पे बेटा, खुद से पढ़ के आना, क्योंकि मुझे इसमें नीचे एक इंपॉर्टेंट चीज बतानी है. अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर, ये भी इंपॉर्टेंट है.
बस समझने के लिए इंपॉर्टेंट है। अनएक्सपेंडेड एक्सपेंडिचर का आप सिर्फ एक लाइन में इतनी सी बात समझ लीजिए, कोई भी इनवॉइस, कोई भी एक्सपेंडिचर के लिए इनवॉइस की नॉन अनअवेलेबिलिटी इज अनएक्सपेंड एक्सपेंडिचर एंड सर्टेन अदर रीजंस। व्हाट सर्टेन अदर रीजंस कैन दे बी? फर्स्ट, आपके पास इनवॉइस है, पेमेंट नहीं हो रही, डाउटफुल है, इट कैन बी बोगस बिलिंग। ठीक, चलिए, लेकिन चलिए बोगस बिलिंग वगैरह सब हटा के हम एक बात समझते हैं कि हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमने लिख रखा है ऑडिट फीस, कॉस्ट ऑडिट फीस 50,000। फिर दूसरी जगह लिख रखा है कॉस्ट ऑडिटर रिम्यूनरेशन 1,00,000। अब कॉस्ट ऑडिट फीस का तो बिल भी है, पेमेंट भी है, कॉस्ट ऑडिटर रिम्यूनरेशन का नहीं है, तो दैट इज अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर। और जब ये एक्सपेंडिचर अनएक्सप्लेन्ड है तो उसको इनकम मान लेंगे कि भैया 1,00,000 रुपए आपकी इनकम। अमाउंट बोरोड और रिपेड ऑन हुंडी, इट्स अ रिटन डॉक्यूमेंट लाइक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। उसके थ्रू अगर आप बैंकिंग चैनल छोड़ के किसी तरीके से पेमेंट कर रहे हैं, ठीक, यानी कि कैश इकोनॉमी कर्व करी जाती है बेटा, कैश ही होता है सारी फसाद की जड़। अकाउंटिंग चैनल से, बैंकिंग चैनल से चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं होती। चलिए, व्हेन एनी अमाउंट, ये पढ़ देता हूं, उसका मतलब मैं बता दूंगा। व्हेन एनी अमाउंट इज बोरोड ऑन हुंडी और इज रिपेड, यानी कि आप मेरे पास आए कि सर ये लो प्रोमिसरी नोट मेरा, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हुंडी, ये हुंडी आप पकड़ो और मुझे 10,00,000 रुपए दे दो। मैंने आपको उठा के कैश पकड़ा दिया, इनकम। ठीक, या आप वापस करने आ गए कि सर आपके 10,00,000 रुपए जो आपने दिए थे कैश में, ये लो, मेरा बिल वापस कर दो, हुंडी मेरी वापस कर दो, दैट विल बी इनकम। चलिए, अमाउंट सो बोरोड और रिपेड शैल बी डीम्ड टू बी द इनकम ऑफ द पर्सन बोरोइंग और रिपेइंग फॉर द प्रीवियस ईयर इन विच द अमाउंट वाज सो बोरोड और रिपेड। जिस साल में जो इंसान बोरो कर रहा है या रिपे कर रहा है, उस साल में उसी की इनकम मान ली जाएगी, यानी कि आपकी इनकम मान ली जाएगी हर हाल में। अमाउंट रिपेड शैल इंक्लूड इंटरेस्ट पेड ऑन द अमाउंट बोरोड, यानी कि अगर आपने उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट दिया है 10 की जगह आपको 11,00,000 दे जाते हैं, आपकी इनकम 11,00,000 हो जाएगी। But if the income borrowed on hundi has been taxed as income of the person, he will not be again liable to be assessed in respect of such amount on repayment of such amount. यानी कि अगर वो आपने जब बोरिंग करी तब टैक्स हो गई तो रिपेमेंट के टाइम पर उसको बोरिंग नहीं माने जाएंगे। मिस्टर पीसी हैज बोरोड रुपीज 5,00,000 और हुंडी फ्रॉम मिस्टर एसी इन कैश। Since the amount is borrowed by mode other than account paid check, rupees 5,00,000 will be deemed to be the income of Mr. PC in the year of borrowing. Now Mr. PC will repay the amount to Mr. AC. Even if paid in cash, it can't be taxed again to PC. PC के ऊपर दोबारा लाइबिलिटी नहीं आएगी बेटा, थर्ड पॉइंट में यही लिखा है। ठीक, चलो, ये तो हमारा ऑलमोस्ट डन। एक छोटी सी चीज और, बस 2 मिनट मैक्सिमम, और कम कर देता हूँ। चलो, इनके ऊपर जो बेटा डिस्क्लोज सोर्स पे टैक्स रेट लगता है ना, बता देता हूँ, दोबारा अगर आया कहीं तो देखेंगे, याद तो रहेगा, कम से कम पीछे पड़ा था, वहां टाइम नहीं लगाएंगे। ये कहता है इस पे आप टैक्स लगाएंगे 60% रेट पे, प्लस सरचार्ज लगाएंगे 25% रेट पर, तो ये हो गया 60। 60 का 25% कितना होता है? 75, और सॉरी 15, टोटल बन गया 75। इस पे आप लगाएंगे सेस एट द रेट ऑफ 4%, 75 का 4%, 3 रुपए, ये टोटल कितना आता है? 78%। ठीक, 60%, 25% 60 के ऊपर, यानी कि 60 का 25%, 15%, 60 का 25%, 15, 75, और उस पर 3% का सेस, 4% सेस। आगे जब टैक्स बताएंगे, टैक्सेशन कैलकुलेट करना तब आएगा। टैक्स इज मैंडेटरी टू बी एम्प्लॉयड, 78% का टैक्स इस पे लग जाएगा। ठीक है, तो आज हमने क्या क्या देखा? बहुत कुछ देखा, क्लास थोड़ी लेंथी हो गई। ठीक,
चलिए फटाफट देख लेते हैं। टैक्स क्या होता है, डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, ये सब देखा। कंपोनेंट्स ऑफ टैक्सेशन देखे, कहाँ कहाँ से टैक्सेशन उसके रूल्स नेक्स्ट होके आते हैं, वो सब हमने देखा। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स, हाँ, जुडिशियल डिसीजन तक हमने सब देखा। प्रीवियस ईयर फाइनेंशियल ईयर पढ़े। इनकम प्रीवियस ईयर की नेक्स्ट असेसमेंट, मतलब नेक्स्ट ईयर काउंट होती है, नेक्स्ट प्रीवियस ईयर में, जिसे हम असेसमेंट ईयर कहते हैं। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस पढ़े जब सेम ईयर में टैक्सेबल हो जाती है। ठीक है, कुछ डेफिनेशंस पढ़ी, उसके बाद इंडिया की डेफिनेशन पढ़ी, एसएससी की डेफिनेशन पढ़ी, कुछ अनडिस्क्लोज सोर्स ऑफ इनकम पढ़े, उसका टैक्सेशन पढ़ लिया। ठीक, खत्म। टैक्स नहीं, एक क्लास, एक कॉन्सेप्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे हम कुछ और आइटम्स, चार्ज, रेजिडेंशियल स्टेटस। इतना तो कोशिश करेंगे देख ले, नहीं देख पाएंगे तो कोई बात नहीं, तीसरी क्लास भी लगा लेंगे, लेकिन करेंगे सब। ठीक है, चलिए बाय बाय।